नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हमारे यहाँ से लगातार दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के लिए जो है वीडियो जा रही है और आप लोग जो उनका लाभ उठा रहे हो, आपकी बदौलत जो है बहुत सारे लाइक और कमेंट हमें मिलते रहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत व पहाड़ियाँ। इससे पहले मैंने जो है इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है बनाया हुआ है, जिसमें हमने जो है भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में जो है डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने जो है पहली वीडियो में जो उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत है उसके बारे में डिस्कस किया था, और पहाड़ियों में और पर्वत में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के पर्वत व पहाड़ियाँ भाग 2। यहाँ पर हम जो है बेसिकली आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा दक्षिण भारत का पठार है, जो दक्षिण भारत है, यहाँ की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हो, अरावली की पहाड़ियाँ कही जाती है। अरावली की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो ये जो है गुजरात राज्य से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ये जो है गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से और हरियाणा तक फैली हुई है। गुजरात से हरियाणा तक ये जो है फैली हुई है, और बीच में जो है यहाँ पर राजस्थान इनके पड़ता है। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ हम इसकी लंबाई देखें तो लगभग 800 किलोमीटर ये जो है फैली हुई है। यहाँ पर हरियाणा में इनको जो है दिल्ली कटक पर जो है ये छिटपुट जो है पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, दिल्ली कटक में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर यदि हम इसके विशेष पॉइंट की बात करें तो इसका जो सबसे ऊंचा शिखर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, राजस्थान में गुरु शिखर, सबसे ऊंचा जो इसका शिखर है वो है राजस्थान में गुरु शिखर के नाम से इसको जानते हैं। गुरु शिखर जो इसका सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 मीटर जो है ये चोटी है। ठीक है। अब यदि इस अरावली पर्वत की दूसरी बात देखें तो अरावली पर्वत जो है विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यदि इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ये लगभग 570 मिलियन ईयर्स एगो जो है इसका निर्माण हुआ था। 570 मिलियन ईयर्स एगो जो है इस पर्वत का निर्माण हुआ था, और इसीलिए जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से आती है। और यहाँ पर यदि आज हम देखें तो इनको जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरावली की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम इसको जो है अवशिष्ट पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है जो नदियाँ और पवनों के द्वारा जिसका इरोजन किया जा चुका है, जो घिस चुकी है नदियों के द्वारा और पवनों के अफवाह से इन पहाड़ियाँ जो है काफ़ी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए इनको जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्लियर है? आप साथ के साथ जो है लाइक और कमेंट जरूर करते रहा करो। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत जो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे। विंध्याचल पर्वत जो है मुख्य तौर से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य तक जो है ये फैला हुआ है। देखिए, कभी कभी जो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित पर्वत या पर्वत का नाम देख के जो है कह सकते हैं कि ये जो है किन किन राज्यों के बीच में विस्तृत है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि गुजरात से लेकर के दिल्ली कटक तक जो है 3 राज्य जो है अरावली पर्वत जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार यदि हम विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में फैली हुई है। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन्हें नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो अलग अलग नाम दिए गए हैं। यदि मध्य प्रदेश की शुरुआती बात करें तो मध्य प्रदेश में से जो है भारमेर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। भारमेर की पहाड़ियाँ, यहाँ भी ये नाम भी इनको दिया गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर ये पहाड़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, इसको जो है कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं। मध्य प्रदेश में इनको हम कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये झारखंड में है, झारखंड तक ये पहुँच जाती हैं पहाड़ियाँ।
और झारखंड में यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। विशेष तौर से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने जो इसकी पीक बनाई हुई है सबसे ऊंची बनाई हुई है, इसका मतलब आप जो समझ सकते हो, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ या कहें कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है पारसनाथ। कहाँ पे है? झारखंड में है। याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ पर जो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि छोटा नागपुर में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ये जो है एक प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में पड़ती है पारसनाथ की पहाड़ी। याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और यहाँ पे स्पेशल नोट है कि यहाँ पर जो पारसनाथ की पहाड़ी है, यहाँ पर जो है जैन मंदिर प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध जो है जैन मंदिर यहीं पर है, जैन मंदिर पारसनाथ की पहाड़ियों में। तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत जो है किन किन राज्यों में फैला हुआ? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैला हुआ है। और इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ पर भारमेर की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर इसको नाम दिया गया है? मध्य प्रदेश में इसको भारमेर की पहाड़ियाँ कहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगता हुआ जो पर्वत है, जो पहाड़ियाँ हैं, उनको कैमूर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कैमूर की पहाड़ियों को जो का एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कैमूर की पहाड़ियाँ जो है एक जल विभाजक का काम करता है। किस किस के बीच में? टोंस नदी और यमुना नदी के बीच में ये जो है जल विभाजन का काम करता है। जैसे कि हम जो नदियों वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है और उसके बाद यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, बट ये टोंस और यमुना के बीच में जो जल विभाजक का काम करता है कैमूर पर्वत। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये विंध्याचल पर्वत। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पर्वत जो है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये देखिए ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी ये पहाड़ियाँ भी गुजरात, मध्य प्रदेश और उधर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। बस आप देखते जाइए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी तो आप पाएंगे कि आप लोग को ये पिक्चर जो है आपके माइंड में एक तरह से बिल्कुल जैसे आप फोटो लेते हैं इस प्रकार ये फ़ोटो जो आपके माइंड में जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एक तरह से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखिए कहाँ कहाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखिए यहाँ से गुजरात से शुरू हो जाती है, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये पूरा मध्य प्रदेश से जाती है यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ तक जो ये फैली हुई है। तो गुजरात की ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में ये पहाड़ियाँ फैली हुई है। इनको जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो इनका पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जो इनका पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी भाग में, पश्चिम में इनको जो है राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। राजपीपला की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद बीच में इनको जो है महादेव की पहाड़ियाँ, जिसको हम मध्य प्रदेश में कहेंगे, मध्य प्रदेश में इनको जो है किसके नाम से जानते हैं? महादेव की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में इनको जो है मैकोल के नाम से जानते हैं। मैकोल की पहाड़ियाँ जो है कहा जाता है, मैकोल पर्वतमाला इसको कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सतपुड़ा पर्वत। मैकोल की यदि आप देखें यहाँ पर, यहाँ महादेव को यदि देखें तो महादेव की ये चोटी मैंने सबसे ऊंची बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। या मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पर ये चोटी है और इसको जो है धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। धूपगढ़ की ये चोटी है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई पारसनाथ की 1365 है और यहाँ पर धूपगढ़ की 1350 मीटर जो है ऊंचाई है इसकी। बच्चों ध्यान से देखते रहना आप, एक एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट जो सिलेक्टेड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है चलते रहे, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ आपसे छूट सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। दूसरा देखिए सतपुड़ा का एक और विशेष पॉइंट, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये नर्मदा नदी जो है यहाँ से फ्लो करती है और आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा की अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है जो कि धूपगढ़ में है। और यहाँ से ये देखिए सतपुड़ा के उत्तर में
सतपुड़ा के उत्तर से जो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में आप देख सकते हो ताप्ती नदी बहती है। दोनों नदियां क्या करती हैं, एस्टुअरी बनाती हैं, और दोनों जो है खंबात की खाड़ी में या अरेबियन सी में जो है डिस्चार्ज हो जाती है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बड़े ही कई बार जो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम महाराष्ट्र की पर्वतमाला की। महाराष्ट्र में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, ये देखिए, ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक है, अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। देखिए केवल लिखा हुआ है, केवल, ये पहाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो गुप्तकालीन, यहाँ पर इन पहाड़ियों में जो है गुप्तकालीन जो चित्रलेखन हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यहाँ पर हमें जो है गुप्तकालीन चित्रकला जो है देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अजंता की पहाड़ियों में जो महाराष्ट्र में फैली हुई है, और यहाँ पर जो गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी एक और यहाँ पर मुख्य पहाड़ी आप देख सकते हो, सतमाला की पहाड़ियाँ। ये सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, बिल्कुल तटस्थ पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये बालाघाट की पहाड़ियाँ। ये जो बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये बालाघाट की पहाड़ियाँ आप कहाँ फैली हुई है, ये बालाघाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दो राज्यों में जो है बालाघाट की पहाड़ियाँ फैली हुई है। इन पहाड़ियों का सबसे मेन पॉइंट है, जो टॉपिक है वो ये है कि ये पहाड़ियाँ गोदावरी और भीमा, दो मुख्य नदियां हैं, गोदावरी और भीमा। इन दोनों नदियों के बीच में क्या करता है, जल विभाजक का काम करते हैं। देखिए जल विभाजक मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी जल विभाजन की बात की थी, यहाँ कैमूर पहाड़ी को लेकर भी जल विभाजन की बात की थी, उसके बाद यहाँ बालाघाट पहाड़ी को भी हमने लेकर जल विभाजन की बात की है। जल विभाजन का मतलब है जब दो नदियों के बीच के पानी को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ से मान लीजिए गोदावरी नदी जो है बहती है, और इसके बाद इसी पहाड़ी को लेकर जो ये यहाँ से जो है ये भीमा नदी जो है फ्लो करती है। तो इसको बोला जाता है वाटर डिवाइडर या जल विभाजक जो इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बालाघाट जो है क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। किस किस के बीच में करता है, गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जो है ये जल विभाजक का काम करता है। तो आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी पहाड़ी दी गई है, यहाँ पे देखिए ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ भी जो है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट की पहाड़ियों के बारे में यदि हम बात करें, पश्चिमी तट की यदि हम बात करें, पश्चिमी तट को पश्चिमी सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला, ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी तट है ये सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और उसमें आगे जो है ये पहाड़ियाँ जो है जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, सतमाला है, डोडा बेट्टी है, नीलगिरी है, अनामलाई है, कार्डेमम है, ये सभी जो है सह्याद्री पर्वतमाला की श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसी का हिस्सा जो है देखेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये जो है केरल और तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु में है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में फैली हुई है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, और इसका एक और मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाटों का जो है मिलन स्थल है। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर जो है मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहीं पर जो है 3 मुख्य पहाड़ियों का संगम भी है, जैसे अन्नामलाई, कार्डेमम, इन पहाड़ियों का संगम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये देखिए डोडा बेटा की जो चोटी मैंने काफ़ी ऊंची बनाई हुई है, यहाँ पर ये देख लीजिए। डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जी हाँ, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, 2627 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, HSSC की बात करें, रेलवे की बात करें, तो सभी के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे फ्यूचर में भी। अभी आप जो है दिल्ली पुलिस का कोई भी प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ से जो है इस टॉपिक से कम 1-2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हुआ हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों को जो है एक और मेन पॉइंट बता देता हूँ कि पहाड़ियों की रानी किसको कहा जाता है? नीलगिरी को। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो, उनको जो है पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। कहाँ फैली हुई है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये फैली हुई है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल है और यहाँ पर जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, डोडा बेटा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए दूसरी आ जाती है यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी खासियत क्या है? देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सबसे ऊंची चोटी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुदी। बिल्कुल ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनईमुदी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। याद रखना दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ आपको। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से समझे, तो आप ये पिक्चर जो अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी, जिसको कहा जाता है। ऊंचाई है 2695 मीटर। कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ये देखिए कार्डेमम की पहाड़ियाँ आप देख पा रहे हो। कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जी हाँ, कहाँ पे है? ये भी पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु राज्य में हैं। केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है ये पहाड़ियाँ भी। अब देखिए कार्डेमम क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। कार्डेमम का मतलब क्या होता है? इलायची। आप सभी जानते हो इलायची क्या होता है? इलायची जो है एक मसालेदार पदार्थ होता है जिसको हम चाय में भी यूज करते हैं और बहुत सारे मसाले के रूप में यूज करते हैं हम इसको। तो इसीलिए इसको जो है इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसको जो है इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं। देख लीजिए, इसके बाद कोई पहाड़ी नहीं हमारी मुख्य भूमि में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अंडमान निकोबार में है स्थित है, लेकिन जो हमारी मुख्य भूमि है उसके अंदर ये सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी हैं? भारत के दक्षिण में अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अंतिम पहाड़ियाँ, ठीक है, कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं।
और ये देखिए कार्डेमम की पहाड़ियाँ किन किन राज्यों में फैली हुई है, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। और इनको हम जो है इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए पश्चिम पूर्व की तरफ चलिए। पूर्व में हम देखते हैं जो पूर्वी घाट हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियों को महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्व घाट की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती है, महेंद्रगिरी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है और यही महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती है, सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है छोटी पहाड़ी आप देख सकते हो, यहाँ पर नल्लामलाई की पहाड़ी। ये पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में है। और उसके बाद जावदी की पहाड़ियाँ, ये जो है उत्तरी तमिलनाडु में है। जो उत्तर पूर्वी जब मानसून आता है तो यहाँ पर ये वर्षा लाने में सहायक है, तमिलनाडु में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तमिलनाडु के लिए इन पहाड़ियों की। उसके बाद हम देखें लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अंडमान और निकोबार है। अंडमान और निकोबार में जो है पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है सैंडल पीक जो है अंडमान और निकोबार की, सैंडल चोटी अंडमान और निकोबार में स्थित है। निकोबार में स्थित है। तो बच्चों ये हुआ हमारा दक्षिण भारत की पर्वत और पहाड़ियाँ वाला टॉपिक, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी जो है प्रिपेयर किए गए हैं। वो क्वेश्चन आपको सारे के सारे हमारे जो टेलीग्राम लिंक में मिलेंगे। टेलीग्राम पे जाके जो आप हमारा टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर जो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बच्चों लगातार आप हमारी वीडियो से अपडेट रहें, लगातार जो लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो है नए कंटेंट के साथ और नई नई जानकारियों के साथ जो है रूबरू कराते हैं। और हमारे यहाँ से सभी सब्जेक्ट की जो है वीडियो लगातार जो है जाती रहती है, और जिसका जो है हज़ारों और लाखों बच्चे जो हैं लाभ उठा पा रहे हैं। तो बच्चों आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। और हमारे यहाँ से लगातार हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और HSSC, SSC, रेलवे, GD सभी की जो है लगातार सिलेबस की जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो लगातार लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और डिसलाइक करना है तो यदि आपने वीडियो अच्छी ना लगी तो डिसलाइक भी जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।